डियर स्टूडेंट्स, कल हम पढ़ रहे थे संसद की शक्तियाँ हमने पढ़ी थी, जिसमें हमने देखा था कि संसद जो है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों को संयुक्त रूप से संसद के नाम से जानते हैं। और उसमें हमने जो पहले प्रकार की जो शक्ति पढ़ी थी, जिसको हमने कहते हैं कानून निर्माण संबंधी या विधि निर्माण संबंधी जो है शक्ति है, विधि निर्माण या कानून का निर्माण। ठीक है, तो मुख्य कार्य जो होता है संसद का विधि का निर्माण या कानून का निर्माण होता है। तो इसमें हमने चर्चा की थी किस प्रकार संसद कानून का निर्माण करती है। संसद जो है हमने पढ़ा था कि जो 3 सूचियों में से संघ सूची के विषयों पर और समवर्ती सूची के विषयों पर तथा अवशिष्ट जो सूची है, जो इन तीनों सूचियों के अलावा आती है, उस पर कानून का निर्माण कर सकती है। फिर हमने कानून निर्माण की जो प्रक्रिया पढ़ी थी कि 3 जो स्टेप होते हैं, हमने चर्चा की थी। वैसे जो है कुल 5 स्टेप में संसद कानून का निर्माण करती है। ठीक है, विधेयक पर चर्चा की थी। विधेयक क्या होता है? कानून निर्माण से पूर्व की प्रक्रिया होती है। विधेयक अगर जो है प्रकृति के आधार पर विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, हमने ये भी चर्चा की थी। ठीक है, कि प्रकृति किस प्रकार की विधेयक जो है साधारण विधेयक है या वित्तीय विधेयक है। फिर प्रस्तुत करने के आधार पर विधेयक 2 प्रकार के होते थे, इस पर हमने चर्चा की थी। एक सरकारी विधेयक जो किसी मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है और एक गैर सरकारी विधेयक जो अन्य सदस्य द्वारा पेश किया जाता है। फिर हमने 3 वाचन पढ़े थे कि एक सदन में जब कोई विधेयक प्रस्तुत होता है तो उसमें 3 वाचन होते हैं। ठीक है, और तीनों वाचन के बाद जो है वो संसद जो है उस सदन में जो पास होता है, उसके बाद जो है विधेयक दूसरे सदन में जाता है और दूसरे सदन में भी सेम प्रक्रिया उसी तरह जो है 3 वाचन होकर के, और उसके बाद वो उस दूसरे सदन से भी पास हो जाता है। अगर दूसरे सदन उसे रोक दे तो हमने बात की थी कि अगर साधारण विधेयक है तो संयुक्त बैठक का प्रावधान, इसको हम पढ़ेंगे आगे। तो अब जब विधेयक दोनों सदनों से पास हो जाता है तो विधेयक जाता है राष्ट्रपति के पास। ठीक है, तो विधेयक पहले सदन में जब विधेयक 3 चरणों में पास हो जाता है, पहले सदन जो है जो पेश करता है विधेयक को, पहले चरण में जो है जैसे लोकसभा में पेश हुआ, लोकसभा में तीनों चरण हो गए, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन, तीनों वाचन हो गए। उसके बाद लोकसभा ने पास कर दिया तो विधेयक जाता है दूसरे सदन में, और फिर दूसरे सदन में भी वही सेम प्रक्रिया होती है, 3 वाचन होते हैं और दूसरा सदन जो है वो उसको अनुमति दे सकता है या उसमें संशोधन कर सकता है, या जो भी जो है जो इच्छा है उसके अनुसार वो कार्य कर सकता है दूसरा सदन में। अब अगर साधारण विधेयक है, देखिए विधेयक में अंतर ध्यान रखना है कि साधारण विधेयक है यानी धन से संबंधित मामले नहीं है, तो फिर जो है विधेयक दूसरे सदन में जाने पर जो है विधेयक में जो है साधारण विधेयक में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। संयुक्त अधिवेशन या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। देखिए संयुक्त बैठक का प्रावधान केवल साधारण विधेयक में ही है, वित्त विधेयक में नहीं है। अगर एक सदन पास कर दे विधेयक और दूसरे सदन में वो विधेयक उस पर सहमति नहीं बने, और अगर विधेयक साधारण विधेयक है, ठीक है, तो फिर संयुक्त बैठक का प्रावधान है, संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। अर्थात लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर के जो है दोनों की संयुक्त बैठक होती है। संयुक्त बैठक का प्रावधान केवल साधारण विधेयक में होता है, वित्त विधेयक में नहीं होता है। ध्यान रखना, वित्त विधेयक में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं होता है। ठीक है, अगर साधारण विधेयक में कोई गतिरोध हो दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में, तो अनुच्छेद 108 के अनुसार, याद रखना है कौन से अनुच्छेद के तहत संयुक्त अधिवेशन या संयुक्त बैठक का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 108 के तहत जो है वो दोनों सदनों में संयुक्त बैठक का प्रावधान होता है। और ये संयुक्त बैठक बुला कौन सकता है? अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाएगा राष्ट्रपति। कोई विधेयक अत्यंत जरूरी है जो देश के लिए पास होना जरूरी है, लेकिन दूसरे सदन में पास नहीं हो रहा है और वो साधारण विधेयक है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत
दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है वो कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति बुलाएगा। तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। अब बात करते हैं कि संयुक्त जब बैठक होती है तो दोनों सदनों में जो है बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? जब लोकसभा और राज्यसभा की दोनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलवाता है तो उसकी अध्यक्षता जो है वो करेगा लोकसभा अध्यक्ष। कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा संयुक्त बैठक की अध्यक्षता। तो प्रश्न आता है 1 नंबर का कि जब लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन होता है, संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाता है राष्ट्रपति। ठीक है। दूसरी बात, संयुक्त बैठक जब होती है तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है या संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता है वो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ठीक है। अब संयुक्त बैठक में चूंकि लोकसभा के 545 होते हैं और राज्यसभा के 250 यानी आधे से कम होते हैं, 245 ही होते हैं वर्तमान में। तो अगर संयुक्त बैठक में फिर वोटिंग होती है कि भाई कोई जो है बैठक वो तो जो है विधेयक पास होना चाहिए या नहीं, तो उस बैठक में कौन जीतेगा? स्वाभाविक है कि लोकसभा की सदस्य संख्या राज्यसभा से दुगुने से अधिक होती है। ठीक है। तो संयुक्त अधिवेशन में निर्णय बहुमत से होगा और बहुमत क्या होगा? जो लोकसभा चाहती है, क्योंकि उसकी सदस्य संख्या ज़्यादा होती है। तो संयुक्त अधिवेशन में भी जो है निर्णय किस आधार पर लिया जाएगा? बहुमत के आधार पर लिया जाएगा। और बहुमत में वही होगा जो लोकसभा चाहती है, क्योंकि लोकसभा की सदस्य संख्या राज्यसभा से दुगुने से अधिक होती है। ठीक है। तो पहली बात ध्यान रखनी है कि संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान केवल साधारण विधेयक के संबंध में है, वित्त विधेयक के संबंध में नहीं है। दूसरी बात, संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? अनुच्छेद 108 के तहत अगर कोई विधेयक आवश्यक हो तो राष्ट्रपति जो है वो संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 108 के तहत। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ठीक है। संयुक्त बैठक में निर्णय जो है वो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में निर्णय बहुमत से होगा, इसलिए सामान्यतः जो लोकसभा चाहती है वैसा ही अगर लोकसभा उस बिल को पास करवाए तो वो वोटिंग करेगी और वोटिंग में ज़्यादा सदस्य संख्या होती है, इसलिए वो बिल पास लगभग हो जाता है। ठीक है। तो पहले सदन में पास हो गया, फिर दूसरे सदन में जाता है। दूसरे सदन में अगर पास, पहले लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा ने रोक दिया, या राज्यसभा ने पास किया, लोकसभा ने रोक दिया, तो फिर राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। और संयुक्त अधिवेशन में जब पास हो जाता है वो, यानी दोनों सदनों में पास होने के बाद अब अगले चरण में जो विधेयक जाएगा राष्ट्रपति की अनुमति। तो विधेयक 30 पॉइंट में लिखेंगे, चौथा पॉइंट हो गया ना, पहले सदन में गया, फिर दूसरे सदन में गया, फिर संयुक्त बैठक अगर है तो ठीक है, नहीं तो फिर जो है विधेयक जाएगा राष्ट्रपति की अनुमति के। विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति। विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति। अब यहाँ आपके संबंध में ये ध्यान रखना है इसके संबंध में कि विधेयक जब दोनों सदनों में पास हो जाता है बहुमत से, तो अगले स्टेप में विधेयक जो आ जाएगा किस पर? राष्ट्रपति की अनुमति के लिए। ठीक है। जब विधेयक दोनों सदनों में पारित हो जाता है तो विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है और अनुच्छेद 111 के तहत बिना राष्ट्रपति की अनुमति के कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता। अगर दोनों सदनों ने पारित कर दिया है और राष्ट्रपति उसको अनुमति नहीं दे, पास नहीं करे, तो विधेयक कानून का रूप नहीं ले पाएगा। ठीक है। अब जब विधेयक दोनों राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति के पास साधारण विधेयक अगर है तो साधारण विधेयक के में संबंध में राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शंस होते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति के पास साधारण विधेयक के संबंध में 3 ऑप्शंस होते हैं, या 3 जो है हम कह सकते हैं 3 स्टेप कर सकता है राष्ट्रपति। तीनों में से किसी को अपना सकता है। जैसे पहला, विधेयक को स्वीकृति दे दे। पहला ऑप्शन क्या हो सकता है राष्ट्रपति के पास कि विधेयक को स्वीकृत कर दे। जब दोनों सदनों ने पास कर दिया तो सीधा उस पर साइन करना है।
ठीक है। दूसरा अगर ऑप्शन है कि अगर उससे कुछ लगे कि विधेयक में कुछ कमी है तो विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, विधेयक को पुनर्विचार के लिए देखिए, साधारण विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि अगर वो चाहे कि विधेयक पर वो सहमत नहीं होगी, ये विधेयक कानून नहीं बनना चाहिए, तो विधेयक में कुछ जो कमियां हैं या विधेयक एक बार जो है वो राष्ट्रपति पुनः सदन के पास भेज सकता है उस पर पुनर्विचार करने के लिए कि भाई विधेयक में ये कमी है, या अपनी तरफ से कोई जो है उसमें सुझाव दे सकता है कि भाई इस विधेयक में ये कमी है और इसको दूर करो। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन राष्ट्रपति के पास क्या हो सकता है कि वह विधेयक को जो है पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा सकता है। लेकिन ये एक बार ध्यान रखना कि अगर विधेयक संसद के पास गए और संसद उसे उसी रूप में लौटा है, संसद उस विधेयक को अगर उसी रूप में दूसरी बार राष्ट्रपति के पास भेजती है, तो दूसरी बार में राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने आवश्यक होते हैं। याद रखना है कि यदि विधेयक संसद उस विधेयक को पुनः पारित कर देती है, यानी एक बार राष्ट्रपति ने भेज दिया पुनर्विचार के लिए और संसद नहीं चाहती कि भाई हैजे से पारित होना चाहिए वो, तो दूसरी बार जब राष्ट्रपति के पास आता है विधेयक हस्ताक्षर होने, तो फिर राष्ट्रपति उस पर मना नहीं कर सकता, उसको हस्ताक्षर करने आवश्यक होते हैं। तो इसका मतलब राष्ट्रपति कितनी बार विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है? केवल एक बार। अगर संसद उसी विधेयक को उसी रूप में दूसरी बार राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजे, तो दूसरी बार में तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो उस पर राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने आवश्यक होते हैं। तो ये तो हो गई साधारण विधेयक की प्रक्रिया। ठीक है, कानून निर्माण की जो साधारण विधेयक होता है उसकी प्रक्रिया क्या होता है? विधेयक पहले सदन में जाता है। साधारण विधेयक जैसे कि हमने बात की थी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही पेश किया जा सकता है। ठीक है, या तो लोकसभा में पेश करे या राज्यसभा करे। जब लोकसभा या राज्यसभा में एक सदन ने पारित कर दिया तो फिर वो विधेयक जाता है दूसरे सदन में। अरे लोकसभा ने पारित किया तो राज्यसभा में जाएगा, या राज्यसभा ने पहले पारित किया तो बाद में लोकसभा में जाएगा। ठीक है, फिर अगर एक सदन ने पारित कर दिया, दूसरा मना कर रहा है, तो राष्ट्रपति को ये जो है शक्ति प्राप्त है कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है? विधेयक को जो है अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक का बुला सकता है। याद रखना है, संयुक्त बैठक केवल साधारण विधेयक के संबंध में ही बुलाई जा सकती है, वित्त विधेयक के संबंध में नहीं। संयुक्त बैठक जब बुलाई जाएगी तो उसकी अध्यक्षता करेगा लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, अब फिर संयुक्त बैठक में जब वो बहुमत से पारित होगा विधेयक, बहुमत से पारित होने के बाद अब तीसरे स्टेप में वो जाएगा राष्ट्रपति की अनुमति के लिए। साधारण विधेयक अगर है तो राष्ट्रपति की अनुमति के जाता है, तो राष्ट्रपति के पास दो ऑप्शंस होते हैं। क्या कि वो तो या तो वो विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दे, यानी हस्ताक्षर कर दे कि भाई हाँ ये विधेयक पारित है, या फिर विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ठीक है, अगर पुनर्विचार के लिए लौटा है, ठीक है, और दूसरी बार अगर वो विधेयक उस पर पारित हो जाए, यानी संसद उसी रूप में उसे दूसरी बार राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजे, तो उसको विधेयक पारित करना ही पड़ेगा। ठीक है, एक ऑप्शन और है जो आपकी किताब में नहीं है, फिर भी आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति को जो है, भारत में जो राष्ट्रपति को वीटो शक्ति प्राप्त है। वीटो मतलब होता है निषेधाधिकार। अगर राष्ट्रपति चाहे कि कोई विधेयक पास नहीं हो, वो उसको रोकना चाहता है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा? न तो उसे स्वीकृत करेगा और न पुनर्विचार के लिए लौटाएगा। तो क्या करे कि राष्ट्रपति को जेबी निषेधाधिकार है, जेबी पॉकेट वीटो। राष्ट्रपति क्या करे कि न तो उसे पुनर्विचार के लिए लौटाए, न इसे स्वीकार करे, हस्ताक्षर करे उस पर,
तो उसको क्या करेगा, जेब में रख करके भूल जाएगा, यानी पॉकेट वीटो बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। हिंदी में बोलते हैं जेबी निषेधाधिकार, क्योंकि पुनर्विचार के लिए लौटाएगा तो वापस लौटाने पर उसे हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे। तो इसलिए क्या करेगा कि राष्ट्रपति न तो उसे पुनर्विचार के लिए लौटाए न स्वीकृत करे, तो उसको क्या करे कि उसको अपनी जेब में रखे। यानी ये संविधान में ये कहीं नहीं लिखा है कि विधेयक को, साधारण विधेयक को राष्ट्रपति को कितने दिन में हस्ताक्षर करके भेजने हैं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो क्या करेगा, राष्ट्रपति उसको पॉकेट में रख करके, जेब में रख के भूल जाएगा, यानी उसको पारित नहीं करे, न तो पुनर्विचार के लिए लौटाए और न उसको जो है अनुमति दे। तो उसको इस प्रक्रिया यानी निषेधाधिकार मतलब मना करने का, तो राष्ट्रपति का इस तरीके से वो क्या कर सकता है, किसी भी विधेयक को पारित होने से रुकवा सकता है। ठीक है, तो क्योंकि संविधान में ये नहीं लिखा हुआ है कि साधारण विधेयक को वापस राष्ट्रपति को कितने दिन के अंदर लौटाना पड़ेगा, तो लौटाना वापस नहीं लौटाएगा, न तो पास करे और न दूसरे पुनर्विचार के लिए लौटाए, तो फिर क्या करेगा, उसको जेब में रख के भूल जाएगा। राष्ट्रपति इस शक्ति को कहा जाता है वीटो की शक्ति, यानी निषेधाधिकार की शक्ति। इसे कहते हैं पॉकेट वीटो, जेबी निषेधाधिकार, जेब में रख के भूल जाए तो अपने आप ही विधेयक खत्म हो जाए। तो ये शक्ति केवल राष्ट्रपति को किसके संबंध में, साधारण विधेयक के संबंध में है। ठीक है, तो ये तो हो गई साधारण विधेयक की बात। अब दूसरे टाइप का जो विधेयक होता है उसके बारे में बात करेंगे अपन। वित्त विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति की शक्ति क्या है। वित्त विधेयक, वित्त विधेयक के संबंध में, या धन विधेयक या वित्त विधेयक से संबंधित शक्ति, विधेयक, वित्त विधेयक या धन विधेयक के संबंध में शक्ति। देखिए, साधारण विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर है। वित्त विधेयक का अर्थ हमने पढ़ा था कि वो विधेयक जो धन से संबंधित हो, रुपए पैसे से संबंधित हो, कोई नया कर लगाना, हटाना या किसी करों का भार को बढ़ाना, इस प्रकार से संबंधित हो तो वो धन विधेयक, फाइनेंशियल बिल कहलाएगा। ठीक है, वित्त विधेयक के संबंध में आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, वित्त विधेयक का जो वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 109 में इसका वर्णन है। ठीक है, अनुच्छेद 109 में जो है धन विधेयक की प्रक्रिया के बारे में है। धन विधेयक की प्रक्रिया, कि धन विधेयक क्या है और किस प्रकार जो है पारित होगा, अनुच्छेद 109 के तहत धन विधेयक की प्रक्रिया है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें कहा गया जाता है और ये भी कहा गया है कि धन विधेयक कौन कौन से होंगे, इसका जो वर्णन है वो अनुच्छेद 110 में किया गया है, यानी धन विधेयक को परिभाषित किया गया है इसमें। अनुच्छेद 110 के तहत कौन कौन से विधेयक, वित्त विधेयक या धन विधेयक होंगे, इसकी परिभाषा इन अनुच्छेद 110 में दे रखी है। ठीक है, धन विधेयक की प्रक्रिया थोड़ी अलग है। क्या, पहली बात कि वित्त विधेयक या धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पहले पेश किए जा सकते हैं। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि वित्त विधेयक सर्वप्रथम कहाँ पर प्रस्तुत किए जा सकते हैं, लोकसभा में ही पेश किए जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं। तो एक चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी कि साधारण विधेयक को तो दोनों सदनों में किसी भी सदन में रखा जा सकता है या प्रस्तुत किया जा सकता है पहले, जबकि वित्त विधेयक अगर है तो वित्त विधेयक को सर्वप्रथम हमेशा सबसे पहले किस में लाया जाएगा, लोकसभा में। अर्थात राज्यसभा को ये शक्ति नहीं है, राज्यसभा किसी वित्त विधेयक को नहीं ला सकती, सर्वप्रथम वो लोकसभा में ही लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं, राज्यसभा कोई शक्ति नहीं। ठीक है, अब जब विधेयक लोकसभा में लाया जाएगा, अब वो जाएगा बाद में राज्यसभा के पास। धन विधेयक जो है या वित्त विधेयक जो है किसके पास जाएगा,
राज्यसभा के पास। अब राज्यसभा के पास ये पावर है, राज्यसभा को धन विधेयक संबंधी बहुत कम पावर है, बहुत कम शक्ति है। क्या कि साधारण विधेयक को तो राज्यसभा रोक सकती है या संयुक्त बैठक बुला सकती है कि भाई हम पास नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर धन विधेयक है या वित्त विधेयक है तो इसके संबंध में जो है राज्यसभा को बहुत कम शक्ति है कि अगर कोई वित्त विधेयक राज्यसभा के पास पारित होने आता है, लोकसभा के पास होने के बाद राज्यसभा में आता है, तो राज्यसभा को मात्र 14 दिन तक रोके रखने का अधिकार, 14 दिन तक रोकने का अधिकार है। याद रखना है आपको कि साधारण विधेयक को तो राज्यसभा मना कर सकती है, पुनः लौटा सकती है, लेकिन अगर वित्त विधेयक है, धन विधेयक है, तो इसके संबंध में ये है कि धन विधेयक जो है वो राज्यसभा को मात्र 14 दिन तक रोके रखने का अधिकार है। 14 दिन के अंदर उसे वापस लौटाना पड़ेगा। कितने दिन के अंदर? 14 दिन के अंदर वापस उसे लौटाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर 14 दिन में नहीं लौटाए राज्यसभा तो वह पारित ही समझा जाता है, वह पारित माना जाता है। अर्थात अगर 14 दिन में राज्यसभा वापस नहीं लौटाए वित्त विधेयक को तो वह स्वतः ही पारित माना जाएगा, फिर जरूरत नहीं है पारित होने की, ठीक है। अगर 14 दिन के अंदर राज्यसभा वित्त विधेयक को वापस नहीं लौटाती है तो वो अपने आप ही पारित माना जाए, ठीक है। तीसरी बात, अब वित्त विधेयक जब राज्यसभा ने पारित कर, लोकसभा ने कह दिया, राज्यसभा 14 दिन रोक दिया, 14 दिन में अपने आप ही वो पारित हो गया, या तो उसको अनुमति दे दे और नहीं दे तो 14 दिन के अंदर उसे देनी पड़ेगी, नहीं दे तो अपने आप ही वो पारित माना जाएगा। फिर जब वित्त विधेयक जाता है राष्ट्रपति के पास, तो जैसे हमने पढ़ा था कि साधारण विधेयक के पास मेरे संबंध में तो राष्ट्रपति के पास 3 शक्तियाँ हैं। क्या कि राष्ट्रपति उसको या तो स्वीकृत कर दे, या फिर दूसरी शक्ति क्या है, उसे पुनर्विचार के लिए लौटा दे, या फिर उसको क्या करे, वो पॉकेट वीटो का प्रयोग करे, अर्थात जेब में डाल के भूल जाए। तो साधारण विधेयक के संबंध में तो 3 शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास है, लेकिन वित्त विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति की भी शक्तियाँ बहुत कम हैं, ठीक है। क्योंकि वित्त विधेयक को राष्ट्रपति को पारित करना ही आवश्यक होगा, वित्त विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति देनी आवश्यक होती है। वित्त विधेयक को राष्ट्रपति मना नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वित्त विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा राष्ट्रपति की अनुमति से ही पेश किया जाता है। याद रखना है यहाँ पे, वित्त विधेयक जो है लोकसभा में सबसे पहले पेश होते हैं, और लोकसभा में जो पेश होते हैं वो किसकी अनुमति से पेश होते हैं? राष्ट्रपति की अनुमति से ही लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अगर राष्ट्रपति अनुमति नहीं दे तो लोकसभा में पेश ही नहीं हो सकता, ठीक है। तो वित्त विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में पेश होते हैं और वो भी राष्ट्रपति की अनुमति से ही पेश होते हैं। तो राष्ट्रपति को पहले से ही पता है, इसलिए राष्ट्रपति को तो वित्त विधेयक को तो पारित ही माना जाएगा, पारित कर देगा वो, क्योंकि उसी की अनुमति से लोकसभा में पेश हुआ वो। तो अपने आप राष्ट्रपति को मना करने की शक्ति है ही नहीं इसके समय। तो वित्त विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति से ही लोकसभा में पेश होते हैं, इसलिए वो अपने आप ही पारित माना जाता है, उसको राष्ट्रपति मना नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये वित्त विधेयक के संबंध में थोड़ी सी प्रक्रिया का अंतर है, साधारण विधेयक के संबंध में और वित्त विधेयक के संबंध में दोनों की शक्तियों में अंतर है, ठीक है। अब अनुच्छेद 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया है कि धन विधेयक किसको उसके होंगे, क्या होंगे, उसकी प्रक्रिया क्या है, कैसे पेश होगा, कहाँ पर पेश होगा। अनुच्छेद 110 में इसकी परिभाषा दे रखी है कि वित्त विधेयक किसको कहेंगे, ठीक है, कौन सा विधेयक वित्त विधेयक माना जाएगा। और फिर उसकी जो है वित्त विधेयक, कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है कि वित्त विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में पेश होगा, वो भी राष्ट्रपति की अनुमति से पेश होगा। लोकसभा में पास होने के बाद जब वो राज्यसभा में जाएगा तो राज्यसभा को मात्र 14 दिन तक उसे रोके रखने का अधिकार है। अगर 14 दिन में उसे पारित नहीं करते तो वह स्वतः ही पारित माना जाएगा, ठीक है। फिर जब वित्त विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति की अनुमति से वो लोकसभा में पेश होता है, इसलिए राष्ट्रपति उसको मना कर ही नहीं सकता। वित्त विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शन नहीं है, उसे पारित ही करना होगा, क्योंकि वो उसी की अनुमति से लोकसभा में पेश होते हैं। तो ये हो गया आपके वित्त विधेयक संबंधी जो है
संसद की शक्ति। अब संसद की जो शक्ति है, ये कानून निर्माण शक्ति को हमने दो भागों में बांटा है, साधारण विधेयक के संबंध में और वित्त विधेयक के संबंध में। अब हम पढ़ते हैं संविधान संशोधन संबंधी शक्ति। संविधान संशोधन संबंधी शक्ति। तो जैसे कि आपको पता है कि संविधान में संशोधन की जो शक्ति है, वो भारत में संविधान में संशोधन की शक्ति केवल संसद को प्राप्त है। देश में सबसे बड़ा है संविधान, और उसी संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद को प्राप्त है। संसद चाहे तो संविधान में संशोधन कर सकती है। ठीक है। अब संविधान में संशोधन का जो प्रावधान है वो कौन से अनुच्छेद में दिया जाता है? अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का जो वर्णन है वो कौन से अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है उसका वर्णन किया गया है। ठीक है। अब अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करना है, 5 मिनट देख लेने। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है, वो संविधान में संशोधन जो है वो 3 तरीके से किया जा सकता है। कितने तरीके से? अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन की जो शक्ति है वो 3 तरीके से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। नंबर 1, साधारण बहुमत से। अर्थात लोकसभा और राज्यसभा दोनों साधारण बहुमत से जो है संविधान में संशोधन, यानी दोनों साधारण बहुमत मतलब दोनों आधे से ज़्यादा, लोकसभा भी उसे आधे से ज़्यादा और राज्यसभा भी आधे से ज़्यादा अगर उसे पारित कर दे तो संविधान के संशोधन किया जा सकता है। तो एक तो तरीका ये, जैसे हमने पहले पार्ट में पढ़ा था, जब संविधान की विशेषताएं पढ़ी थी तो उसमें हमने पढ़ा था कि भारत के संविधान में संशोधन का जो है 3 तरीके हैं। एक साधारण बहुमत, दूसरा तरीका है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत में क्या होगा कि दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से अलग अलग पास होना चाहिए। अलग अलग यानी अलग अलग लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से अगर उसे पारित कर दे तो 2/3 मतलब हो गया बहुत लंबा, यानी 66% अगर सदस्य लोकसभा के कहें और 66% ही राज्यसभा के कहें, 2/3 का मतलब ये हो गया, तब वो संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो संविधान में संशोधन का दूसरा तरीका, संविधान में कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिन्हें कठोर रखा गया तो उसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। और एक तीसरा तरीका है जिसमें है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति। ये सबसे कठोर तरीका है संविधान में संशोधन का। ठीक है। तीसरा तरीका अनुच्छेद 368 के तहत तीसरा तरीका क्या है? कुछ अनुच्छेद इतने, यानी कुछ जो है हमारे संविधान जो है अनुच्छेद इतने कठोर हैं कि उनमें संविधान में संशोधन अगर करना है तो विशेष बहुमत, दोनों सदनों का विशेष बहुमत होना चाहिए। साथ में आधे राज्यों की, यानी जैसे 28 राज्य हैं तो 14 राज्यों की अनुमति भी आवश्यकता होती है। जैसे न्यायालय की शक्तियों में परिवर्तन करना, राष्ट्रपति की शक्तियों में परिवर्तन करना, ठीक है, भारत का जो है लोकतंत्रात्मक व्यवस्था चेंज करना, संविधान के ढांचे में बदलाव करना। तो इस तरह के कई ऐसे अनुच्छेद हैं जिनमें अगर बदलाव करना है तो विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की अनुमति की आवश्यकता होती है। एक बात ध्यान रखना कि विशेष संविधान में संशोधन संबंधी अगर कोई विधेयक है तो उसमें संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है, अलग अलग पारित होना चाहिए। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है, यानी पहले लोकसभा में पास करे, राज्यसभा में, दोनों अलग अलग उसे पास करना जरूरी है। ठीक है। और दोनों को अलग अलग सेपरेट शक्ति है। लोकसभा अगर पास कर दे, राज्यसभा मना कर दे तो भी संविधान में संशोधन
नहीं होगा, या राज्यसभा पास करे और लोकसभा मना कर दे तो भी संविधान में संशोधन नहीं होगा। अर्थात दोनों सदनों के अलग अलग अधिवेशन में जो से पारित होगा तभी संविधान में संशोधन हो सकता है। तो संविधान के संशोधन के मामले में लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां क्या है, समान है। ठीक है, तो इस तरह आज की हमने क्लास में संसद की शक्तियों के बारे में चर्चा की थी कि संविधान में जो है मुख्य कार्य संविधान जो है संसद का क्या है, देश के लिए कानून का निर्माण करना। कानून के निर्माण की जो प्रक्रिया अलग अलग है, पहले साधारण विधेयक के संबंध में, फिर वित्त विधेयक के संबंध में। तीसरी जो शक्ति है संसद की वो है संविधान में संशोधन की शक्ति। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, बाकी जो है हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।